वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें कि आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का हम बड़ा विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं। क्या ब्रोकर्स कह रहे हैं, वहाँ पर कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और एक्सपर्ट की क्या राय है, पैसे लगाएं कि ना लगाएं, इन तमाम पहलुओं पर बहुत विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। और आज काफ़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। भारतीय हेक्साकॉम की काफ़ी शानदार लिस्टिंग रही है, और इसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे बहुत ही खास मित्र जो है यहाँ पर मौजूद हैं। संदीप ग्रोवर हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि आप आए तो मतलब ऐसे दिन आए कि जब आईपीओ बाज़ार का जो सूनापन था, जो खालीपन था, उसको आपने भर दिया है। फिर से लोगों में आईपीओ बाज़ार को लेकर के थोड़ा उत्साह देखने को मिला। ग्रे मार्केट के अंदर 10% 15% के आसपास उम्मीद लगाई जा रही थी। प्रीमियम मिल रहा है 33%। तो आपका आना काफ़ी शुभ रहा है आईपीओ मार्केट के लिए, बताइए। अभी आप थोड़ी देर पहले किसी कॉलर की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जो अच्छे शब्द उन्होंने आपके लिए बयां किए, आपको काफ़ी ऊर्जा मिलती है। तो आप जो मुझे शब्द बोल रहे हैं उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खड़ा रहूँगा, नहीं रह पाऊँगा, जितनी ऊर्जा आप मेरे में भर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जितना एक्सपेक्टेड था कि अच्छी लिस्टिंग होगी, उससे कहीं बेटर लिस्टिंग इसकी देखने को मिली है। जितने अनुमान थे, खैर ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने अनुमान थे उन सबको बीट करते हुए ये लिस्टिंग काफ़ी शानदार देखने को मिली। और लंबे समय के बाद हमने देखा है कोई अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड वाली, अच्छे कॉर्पोरेट घराने की कंपनी बाजार में लिस्ट होती हुई दिखी है। और जाहिर सी बात है वो ऐसा रिस्पॉन्स मिलना लाजमी था, और उसका मैं कारण भी आपको बताता हूँ। पहले बताता हूँ कि लिस्टिंग कहाँ पे हुई। 755 रुपये पे एनएसई पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, जो कि 32.5% का प्रीमियम है, क्योंकि 570 रुपये का इशू प्राइस था इसका। अब इसका जो हाई है आज का विपुल जी, वो 880 रुपये के आसपास का है, 879.90 टू बी प्रिसाइज। क्यों ऐसा देखने को मिला है? बावजूद इसके कि रिटेल में कोई खास रिस्पांस नहीं देखने को मिला था। ये आईपीओ कुल मिला के 30 गुना के आसपास भरा था, जिसमें जो रिटेल की बुक है वो 3 गुना से कम भरी थी। लेकिन जो ज़्यादा रिस्पांस था, जो ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो इंस्टीट्यूशंस का था। जो क्यूआईबी बुक अगर आप देखेंगे तो वो भरी थी 48.5 गुना के आसपास। तो जाहिर सी बात है, जिनको एलोकेशन नहीं मिला, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो लिस्टिंग के बाद खरीदने के लिए आएंगे। और वैसा ही रुझान यहाँ पे लिस्टिंग के दौरान देखने को मिला भी है। जब ओपनिंग हुई 755 रुपये के आसपास, उसके बाद आप देखिए लगातार इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और हर डिप पे इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि 880 तक का जो लेवल है वो स्टॉक में देखने को मिला। इनफैक्ट एनआईए की बुक भी अगर आप देखें, जो एचएनआईज होते हैं, उनकी ओर से भी 10.5 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन था, तो वहां से भी कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो उसका फायदा हमने इस तरह से देखा कि जब लिस्टिंग हुई अच्छे खासे प्रीमियम पे हुई, और उसके बाद फॉलो अप बाइंग जो है वो भी स्टॉक में देखने को मिली है। 4275 करोड़ रुपए का इशू था, जो कि प्योरली ओएफएस था। सरकार की एक कंपनी है टीसीआईएल, उनको ये पूरा पैसा जाता हुआ दिखा है। कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आया, लेकिन हाँ, चूंकि मैंने कहा कि एक कॉर्पोरेट घराना, बड़ा कॉर्पोरेट घराना इसमें है, भारतीय एयरटेल की ये सब्सिडरी कंपनी है, वो 70% होल्ड करते हैं। तो एक जो ब्रांड वैल्यू है वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे काम कर रही है। और जिस तरह का इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट था, उस वजह से लिस्टिंग बहुत शानदार देखने को मिली। लिस्टिंग बहुत शानदार देखने को मिली। लेकिन अब जैसा कि हमारे तमाम दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 लॉट अलॉट हो गए हैं, क्या करें। ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, और मेरे जानने वाले में बहुत सारे लोग थे, उनका लग रहा है उसमें अच्छा लिस्टिंग ये नहीं मिलेगा, तो लोगों ने अप्लाई तक ही नहीं किया। और इसी वजह से हमने देखा कि जो रिटेल हिस्सा था वो उतना ज़्यादा जो है सब्सक्राइब होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जितना बाकी हिस्से सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दिए। सर, जो लोग छूट गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या अभी इसको चेज़ करना चाहिए, या फिर अब निकल गया हाथ से तो निकल गया? आपकी क्या सलाह रहेगी? और दूसरा, जिनको अलॉटमेंट हुई है वो क्या एक बार के लिए मुनाफा वसूलें, या आपको लगता है कि नहीं, लंबी अवधि में ये और अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, जिस तरीके से अभी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है? तो विपुल जी देखिए, पहले हम बिजनेस की एनालिसिस करते हैं कि बिजनेस कैसा हो सकता है और बिजनेस में एक्सपेंशन के कितने जो है स्कोप हो सकते हैं। तो चूंकि जो भी फंड रेज किया गया वो एक भी पैसे कंपनी में नहीं जाएंगे, इसका मतलब केपेक्स नहीं होगा इसमें। केवल और केवल जो है वैल्यूएशन बनाने के लिए शायद ये पूरा गेम किया हुआ था, और गेम मतलब ये आईपीओ लाया हुआ था। तो वैल्यूएशन अब कंपनी को मिल गई 28,500 करोड़ के करीब के मार्केट कैप पे आईपीओ आया था, जो कि अब 40,000 करोड़ के ऊपर हो गया है। तो ये चीज। दूसरी चीज जो है, मुझे लगता है कि जो इनका कंसंट्रेशन है, रीजनल कंसंट्रेशन, कुछ नॉर्थ ईस्ट में, कुछ राजस्थान के उधर पे, तो ये कंसंट्रेशन जो है डेफिनेटली एक कंस्ट्रेन है इनके बढ़ने के लिए। और कंपनी ने पैसे भी आईपीओ के समय नहीं जुटाए, तो एक कंस्ट्रेन है। तो बिजनेस सच बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको अगर छूट गया है तो छूट जाने दीजिए, रहने दीजिए।
कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज ज़्यादा दिखता हो वहाँ पर करना चाहिए। और हो सकता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कम दिखती हो तो लोग आईपीओ पे फर्स्ट डे में काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेशन हो जाता है, क्योंकि और स्टॉक प्राइस जब बढ़ रहा हो या ऊपर खुल गया हो तो ऐसे भी बहुत सारे पार्टिसिपेशन इंट्राडे के लिए काफ़ी आते हैं, हो सकता है उनका हो। लेकिन मेरे लिहाज से जो है अगर आपका छूट गया हो तो छूट जाने दीजिए, लेट इट बी। दूसरी कोई कंपनी अच्छी आएगी तो वहां जरूर देखेंगे। चलिए, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई सर। लेकिन लोगों को तो क्योंकि जो हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि मिस हो गया है, हमसे क्या करना चाहिए। तो ये जो मिस वाले लोग हैं उन्होंने ही हमने देखा कि रीडा को जो है 30 से लेकर के कहाँ तक पहुँचा दिया था, और उस पर भी लोग ऊपरी स्तरों पर 200 के ऊपर भी खरीद रहे थे। ऐसा कुछ यहाँ तो देखने को नहीं मिलेगा सर? लगता नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप ऑलरेडी जो है 40,000 करोड़ अभी हो चुका है और रीजनल कंसंट्रेशन है। और बुल मार्केट में कभी कभी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन वैल्यूएशन हमको समझना चाहिए कि वैल्यूएशन अगर ज़्यादा हम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। और मार्केट का जो है ये बढ़ा हुआ भाव हमको जो है बहुत दिनों तक फंसा के रख सकता है शेयर में। तो बेटर है जहाँ पर बेटर वैल्यूएशंस हैं वहाँ पर देखें, न कि जो है दौड़ते हुए चीज को पकड़ें। अगर वो पकड़ना भी है तो आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अब जो है इजाद करनी चाहिए जिसमें कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। सर उमूमन ऐसा होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। आईपीओ के दिन जब लिस्टिंग होती है तो हम देखते हैं कि जब कारोबार की समाप्ति होती है तो उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स निकल के सामने आते हैं कि किसी बड़े फंड हाउस ने इसमें बाइंग करी है या किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस की ओर से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। अगर ऐसा होता है आज शाम को, अगर ऐसे नंबर्स आते हैं तो उस केस में भी आप यही राय देंगे कि फिलहाल इससे दूर रहना चाहिए। और मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आपके हिसाब से सर इसकी फेयर वैल्यू क्या है? अगर किसी को इंपल्सिव ट्रेड है कि हाँ लेना ही लेना है, मुझे तो अपने भारतीय की कंपनी है तो मुझे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना ही करना है, एक फेयर वैल्यू क्या है आपके हिसाब से जहां पे आप समझेंगे कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, वहां पे एंट्री कर लेनी चाहिए? देखिए वैल्यू हम जब डेफिनेटली वैल्यू जो होता है कि कहते हैं कि वैल्यू मतलब ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, पहली चीज। दूसरी चीज हमको उस चीजों को लेना है जो कि एक्सपैंड करें चीजें, एक्सपेंशन दिखता हो जहां पर उस जगह हमें करना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि एक्सपेंशन हो तो हम कोई भी कीमत इनको दें चाहे सस्ती हो, क्योंकि हमने जब आईपीओ आ रहा था तो वहां भी हमने कहा था कि आप बेटर है अवॉइड ही करें, लेकिन लिस्टिंग गेन जरूर हो गई है। तो फंडामेंटल एक तरफ है, मार्केट में मोमेंटम जो है ट्रेड्स के, जैसे कि इरेडा जैसे शेयर हैं, आईआरएफसी जैसे शेयर हैं, अपने को समझ नहीं आता, लेकिन इवन देन मार्केट जरूर उनको हाथों हाथ लेता है। तो वो दूसरी चीज है, क्योंकि उस पर आपको फिर मैंने कहा कि ट्रेडिंग व्यू बनाइए, न कि जो है इस पर हम कोई वैल्यू निकालें। ऐसे भी अगर आप देखें टेलीकॉम स्पेस में काफी बड़ा कंपटीशन है। और जिस लैंडलाइन की या ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं, रिलायंस जियो जैसे अगर आप ब्रॉडबैंड, मुझे नहीं लगता कि अगर आप कभी भी यूज करें जो सीमलेसनेस मिलती है उसके अंदर कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे सारे कंपटीशन को देख चुके हैं हम लोग करते हैं। लेकिन रिलायंस जियो के में जितनी चीजें मिलती हैं मतलब इट्स अमेजिंग, और सस्ते पे मिलता है वो चीज। तो कंपटीशन स्पेस में काफी ज्यादा है, इसलिए आज से मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म अवधि में ये सारी चीजें देखनी चाहिए, जो कि मुझे अभी नहीं दिखती। हो सकता है कि मैं शायद कोई चीज मिस कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कुछ। चलिए, तो ये फिलहाल भारती पे बातचीत हो गई। अब जरा फटाफट, चूंकि समय की कमी है, संदीप बताइए जरा एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। एक साथ ही दोनों आईपीओ के बारे में बता दीजिए, फिर हम संतोष जी की राय लेते हैं। एक ही आईपीओ है एसएमई साइड में जहां पे आपको अभी फिलहाल सब्सक्रिप्शन करने का मौका है। 12 से 16 अप्रैल तक जो खुला है वो है ग्रीन हाईटेक वेंचर्स का आईपीओ जो एसएमई साइड में है। 50 रुपये का फिक्स प्राइस इसका तय किया गया है। 6.3 करोड़ इस कंपनी की जुटाने की योजना है और पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि पूरी जो रकम है वो इस कंपनी के पास ही आती हुई दिखेगी। 1:45 तक का अगर आप नंबर देखें तो इसमें एक्शन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एसएमई साइड में भी अगर आप देखें तो केवल एक ही आईपीओ जो कि खुला हुआ है और 6 गुना के आसपास के जो नंबर्स हैं ऑलरेडी हमने देखा कि 1:45 तक आते हुए दिखे हैं। और 15 रुपये के आसपास का आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आएगा 50 रुपये के प्राइस के ऊपर। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है कि इसकी लिस्टिंग हो सकती है। ये कंपनी वाराणसी की है और पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग में है। जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बायोफ्यूल्स हैं, बिटुमिन है, फर्नेस ऑयल है, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये कंपनी खासतौर पे ऑपरेट करती है, ट्रेडिंग करती है। और सरकारी डिस्टिलरीज में ये कंपनी एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कामकाज भी करती है। नंबर्स मैं इसके देख रहा था, जो फाइनेंशियल्स हैं वो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, केवल मुनाफे का नंबर आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा।
FY21 में जो 24 लाख का मुनाफा था वो 22 में एक बड़ा जंप देखने को मिला, 1 करोड़ 35 लाख तक भी पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर से एक डिप देखने को मिला। 23 में 57 लाख था और जनवरी 31 तक के जो आंकड़े हैं FY24 के जो नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, 35.5 लाख के आसपास का जो मुनाफा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो नंबर्स इतने इंप्रेसिव नहीं है और लेकिन हाँ, जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं अभी तक के वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। चलिए सर, ग्रीन हाईटेक वेंचर्स पे अगर आपकी नज़र गई हो तो आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मेरे गांव की कंपनी है, मतलब मैं जिधर का हूँ उधर की है, लेकिन मेरे नंबर्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जैसा ठीक बताया संदीप जी ने कि जो अर्निंग्स वोलेटिलिटी है, पहली तो छोटी कंपनी, मतलब छोटे एसएमई पे आ रही है। दूसरी चीज अर्निंग्स में वोलेटिलिटी। तो और जो है कंपनी जो ऑपरेशन मेंटेनेंस जो सरकारी इथेनॉल की कंपनियां हैं वहां पर करती है। दूसरा जैसा कि उन्होंने बताया कि फ्यूल में विटामिन्स और पेट्रोलियम कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन अर्निंग्स वोलेटिलिटी है, उसका मतलब है कि रिस्क है। ऐसे ही एसएमई की कंपनियों पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दी बिजनेस साइज, क्योंकि छोटी कंपनियों को इकोनॉमी में कोई भी डाउन अप ही बिल जब भी आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं छोटी कंपनियां। और छोटी कंपनी में जो अगर स्टेबल नहीं है चीज़ें, ऑलरेडी हमको वोलेटिलिटी दिख रही है, तो डेफिनेटली जो है उससे मुझे लगता है कि दूर रहने की सलाह होगी। सब्सक्रिप्शन के जो आंकड़े वो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि संदीप जी, चूंकि कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में अभी है नहीं, कोई आईपीओ नहीं चल रहा है, कहाँ लगाएं, चलो यहीं लगाते हैं, तो शायद जो है वो एक तरह का ट्रेंड दिख रहा होगा। बट अदरवाइज नंबर्स इज नॉट दैट ग्रेट कि यहाँ बोला जाए कि आप लगाएं, अवॉइड करें। चलिए, अब न्यू फ्रेंड ऑफर पे बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर भारती के 1 लॉट हुए हैं, 3 लॉट हुए हैं, तो सर निकल जाइए, जिसको मुनाफा मिल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं आपके, मुनाफा वसूल करिए। ये सलाह संतोष जी की तरफ से निकल करके आई है। अब चूंकि हम इस सेगमेंट के अंदर अब हमने कुछ एक न्यू फ्रेंड्स ऑफर्स जो आ रहे हैं वो भी हमने डिस्कस करना शुरू किया है, तो संदीप जी समझते हैं। संदीप बताइए जरा, क्या कुछ कोई नया फंड खुला हुआ है क्या इस तरह? फ्लेक्सी कैप फंड है एक, ट्रस्ट MF फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से, जो कि 5 अप्रैल से खुला हुआ है और 19 अप्रैल तक खुला रहेगा। इसका अलॉटमेंट 19 अप्रैल को ही होता है, वो दिखेगा। और जैसे मैंने कहा, नाम में ही पता चल रहा है, इसकी जो कैटेगरी है, जो श्रेणी है, वो फ्लेक्सी कैप की है। और चूंकि फ्लेक्सी कैप है, जो फंड मैनेजर है उनके पास ये ऑप्शन रहता है, विकल्प रहता है, उनके पास ये आज़ादी रहती है कि किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप जहाँ पैसा बनेगा वहाँ पे वो एलोकेशन कर सकते हैं। और चूंकि ये इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा होगा, तो उस वजह से इसका जो जोखिम है, यानी कि जो रिस्क प्रोफाइल है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हमेशा बताया जाता है जब भी किसी इक्विटी फंड में आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे जोखिम काफ़ी ज़्यादा होता है। न्यूनतम निवेश यानी कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपको 1000 रुपये का करना होगा। एंट्री लोड नहीं है चूंकि ये NFO है, लेकिन हाँ, एग्जिट लोड जो है वो 0.01% के आसपास का है। चलिए, तो ये फिलहाल राय यहाँ पर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी को लेकर के डिटेल आपको बता दी गई है, लेकिन अभी खुला हुआ है तो हम आगे फिर कभी डिस्कशन में इसको ले आएंगे। आज थोड़ी समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, पूरी डिटेल में बातचीत करने के लिए सभी IPOs के ऊपर। और ऐसे ही आप समय समय पर समय निकालते रहिए, और क्या, बाकी हमारे तमाम दर्शक जो है निश्चित रूप से काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे जिस तरीके से आप विस्तार से समझाते हैं। चलिए, तो फिलहाल वाह क्या IPO है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या IPO है।